Hi guys, you are watching the Bureaucrats Factory. This is our special lecture series on MP and Chhattisgarh ADPO exam. And we were discussing about the Unlawful Activities Prevention Act और अपने पिछले 3 लेक्चर्स में हमने सेक्शन 1 से लेकर 40 तक इस एक्ट का कवर किया था और आज हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 41 से 53 यानी कि एंड तक। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपने पार्ट 1, 2 और 3 अब तक इस एक्ट का नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर पहले देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सेक्शन 41 की तरफ, दैट इज चैप्टर 7 मिसलेनियस। सेक्शन 41 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ एसोसिएशन की। हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि यदि कोई व्यक्ति विलफुली मेंबर बन रहा है एक टेररिस्ट एसोसिएशन का तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट होंगे एक्सेट्रा। सेक्शन 41 बात करता है ऐसे एसोसिएशन के कंटिन्यूएंस की। सो दिस सेक्शन रीड्स an association shall not be deemed to have ceased to exist by reason only of any formal act of its dissolution or change of name, but shall be deemed to continue so long as any actual combination for purpose of such association continues between any member thereof। यानी कि एक एसोसिएशन को का होना कंटिन्यू माना जाएगा या फिर ये नहीं माना जाएगा कि उसने सीज कर दिया एग्जिस्ट करना, सिर्फ यदि उसने फॉर्मली डिसोल्यूशन का एक कोई एक्ट कर दिया हो या फिर अपना नाम बदल दिया हो। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 42 पर। 42 बात करता है पावर टू डेलीगेट की। हमने देखा प्रीवियस सेक्शंस में कि ज़्यादातर पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो अगेन ये पावर टू डेलीगेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में है। कौन डेलीगेट कर सकेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डेलीगेट करेगा? नोटिफिकेशन के द्वारा। कौन कौन से पावर जो उसको सेक्शन 7, 8 या दोनों में है। ठीक है, सेक्शन 7 या 8 में जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं वो डेलीगेट कर सकता है किसे? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। एंड द स्टेट गवर्नमेंट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट दैट एनी पावर विच हैज बीन डायरेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय it shall in circumstances and under such conditions if any may be specified in the direction be exercised by any person subordinate to central government। कुल मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट। कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपने कुछ पावर या फंक्शन डेलीगेट कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ स्टेट गवर्नमेंट भी वो फंक्शन डेलीगेट कर सकता है या असाइन कर सकता है अपने किसी ऑफिसर सबऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 43 पर आते हैं। ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 4 and 6। So notwithstanding anything contained in the code, no police officer A in case of DSPE Delhi Special Police Establishment यानी कि CBI constituted under subsection 1 of section 2 of DSPE Act 1946 below rank of DSP, ठीक है, Deputy Superintendent of Police। Number 2, in metropolitan areas of Mumbai, Kolkata, Chennai and Ahmedabad or any other metropolitan area notified under subsection 1 of section 8 below the rank of असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया के केस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और थर्ड देखें, इन एनी केस नॉट रिलेटेबल टू क्लॉज ए एंड बी, यानी कि कोई भी अन्य जगह पर या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर कौन सा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP और पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। ठीक है, तो
सीबीआई के केस में भी कम से कम डीएसपी रैंक का ऑफिसर होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया के केस में कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर रैंक का ऑफिसर होगा, और बाकी अन्य केसेस में भी डीएसपी रैंक का अधिकारी होगा। इससे छोटी रैंक के अधिकारी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ये बात कह रहा है सेक्शन 43। 43A पर आते हैं। 43A बात करता है पावर टू अरेस्ट, सर्च एक्सेट्रा। So any officer of the designated authority empowered in this behalf by general or special order of central government or state government, as the case may be, knowing of a design to commit any offence under this act, or has a reason to believe from personal knowledge or information given by any person and taken in writing that any person has committed any offence punishable under this act, or from any document, article or any other thing which may furnish evidence of the commission of such offence, or from illegally acquired property, document, article, etc., 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 which are liable to seizure or freezing or forfeiture under this chapter, is kept concealed in any building, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी चौड़ी सी कहानी दी हुई है। कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जिसके पास पावर है इस बिहाफ में जनरल या स्पेशल ऑर्डर से वो अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, एक्सेट्रा, ये सारे काम कर सकता है, दिन में भी और रात में भी। ठीक है, दिन में भी और रात में भी, दोनों में। फाइन, आगे बढ़ते हैं 43B की तरफ। पावर टू अरेस्ट, सीजर एक्सेट्रा। एनी ऑफिसर अरेस्टिंग अ पर्सन अंडर सेक्शन 43A shall as soon as may be inform him of the grounds for such arrest। ठीक है, every person arrested and article seized under section 43A shall be forwarded to officer in charge of the nearest police station। Number 3, the authority of police officer to whom any person or article is forwarded under subsection 2 shall with all convenient dispatch take measures as may be necessary in accordance with the provisions of code, यानी कि CRPC। CRPC में जो प्रोविजन होते हैं अरेस्ट और सीजर के बाद के, वो सभी एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर भी। ठीक है, अब आते हैं 43C पर। एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द कोड। द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल अप्लाई इन सो फार नॉट इन consistent with provisions of this act to all arrest, search, seizures, etc। ये एक जनरल क्लॉज है, तो ये बात करता है कि CRPC में जितने भी प्रोविजन हैं अरेस्ट के, सर्च के, सीजर के, वो सारे अप्लाई करेंगे इस एक्ट पर भी तब तक जब तक वो प्रोविजन इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43D पर। 43 बात करता है मॉडिफाइड एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कोड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड और एनी अदर लॉ। एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। प्लीज नोट इट डाउन डियर फ्रेंड्स, कॉग्निजेबल होंगे सारे ऑफेंस। कॉग्निजेबल का मायना आप जानते ही होंगे, 2C में दिया हुआ है। ऐसे केसेस जिनमें बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है, और आमतौर पर जिनमें 2 साल से अधिक की सज़ा होती है, वे केसेस होते हैं। तो जाहिर है कि ये सारे सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, तो कॉग्निजेबल होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सब सेक्शन इसका कहता है Section 167 of the code shall apply in relation to case involving an offence punishable under this act subject to modification in that subsection 2। 167 सेक्शन इस पर अप्लाई होगा, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। 167 में ओरिजिनली 15 डेज, 90 डेज और 60 डेज का टाइम दिया हुआ है। इस एक्ट में ये टाइम होगा 30 डेज, 90 डेज एंड 90 डेज, यानी कि 60 डेज वाली बात इस एक्ट में नहीं होगी। 167 के प्रोविजंस के लिए भी 90 डेज ही माना जाएगा, बाकी तो सेम ही है। एक छोटा सा इसमें प्रोविजन दिया हुआ है, if it is not possible to complete the investigation within the prescribed period of 90 days, the court may, if it is satisfied with the report of public prosecutor indicating the progress of investigation and the specific reason for
डिटेंशन ऑफ द अक्यूज बियॉन्ड द सेड पीरियड, एक्सटेंड द सेड पीरियड अप टू 180 डेज, यानी कि यदि 90 दिन के भीतर सारी कार्यवाही पूरी नहीं हो सकती है, सारा अन्वेषण, सारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बताएगा कि ऐसे सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, ऐसे स्पेसिफिक रीज़न है कि इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, और ये एक्सटेंड किया जा सकेगा कितना, 180 डेज के लिए। और इसमें एक और प्रोविजन ये दिया हुआ है, पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर पुलिस कस्टडी फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी ऑफ एनी पर्सन, he shall file an affidavit stating the reason for doing so and shall also explain the delay if any। यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है एफिडेविट पर कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ उसको जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत की जगह पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए, और साथ ही उसे ये कारण बताने पड़ेंगे कि क्यों ऐसा एक्सटेंशन चाहिए या डिले ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये कहता था 43D। आगे बढ़ते हैं और सबसेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 268 ऑफ द कोड शैल अप्लाई इन रिलेशन टू अ केस इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रेफरेंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 268 जो है सीआरपीसी का, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, बस छोटा सा अंतर ये होगा कि जहाँ 268 में स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार लिखा होता है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार माना जाएगा नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की जगह ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जैसा भी एप्लीकेबल होगा वो माना जाएगा। बी कहता है द रेफरेंस इन सबसेक्शन 2 thereof to the state government shall be constructed as reference to central government or the state government, क्योंकि आप देखिएगा कहीं कहीं पर कंकरेंट पावर है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, तो जो भी एप्लीकेबल होगा, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, वो कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा, है ना, सबसेक्शन 2 में। फोर्थ सबसेक्शन कहता है नथिंग इन सेक्शन 438 of the code shall apply in relation to any case involving the arrest of any person accused of having committed an offense punishable under this एक्ट। 438 एप्लीकेबल नहीं होगा सीआरपीसी का। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 438 किस चीज़ से डील करता है। तो यहाँ यूएपीए में 438 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 5 की तरफ। सबसेक्शन 5 कहता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 and 6 ऑफ दिस एक्ट शैल if in custody be released on bail or on his own bond unless public prosecutor has been given an opportunity of being heard। ठीक है, कोई भी बेल एप्लीकेशन जो होगी उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक मौका दिया जाएगा सुनवाई का। उससे पूछा जाएगा कि बताइए जिला अभियोजक महोदय या पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदय, क्या वजह है कि इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। ठीक है, प्रोविजन कहता है such accused person shall not be released on bail or on his own bond if the court on the perusal of the case diary or the report made under section 173 of the code is of opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true। प्रथम दृष्टया सत्य है, प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश हो रहा है यदि अक्यूज के अगेंस्ट, तो वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। ठीक है, सब सेक्शन 6 देखते हैं। द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रांटिंग बेल ऑफ specified in subsection 5 is in addition to the restriction under कोड और एनी अदर लॉ। यानी कि सीआरपीसी में जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं बेल को लेकर, वो सारे रेस्ट्रिक्शन भी रहेंगे, उनके एडिशनल में सबसेक्शन 5 की रेस्ट्रिक्शन रहेगी। आते हैं सबसेक्शन 7 पर। यह कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5 and 6
No bail shall be granted to a person accused of an offence punishable under this act if he is not an Indian citizen and has entered the country unauthorized or illegally except in very exceptional circumstances and for the reason to be recorded in writing. यानी कि एक फॉरेन सिटीजन, एक नॉन इंडियन सिटीजन जो कि यूएपीए में अक्यूज्ड है, उसको बेल नहीं दी जाएगी, किसी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ही उसे बेल दी जा सकती है और वो सारे रीजन भी रिकॉर्ड करने होंगे कोर्ट को राइटिंग में, ठीक है। ये कहता है सबसेक्शन 7। अब 43E देख लेते हैं, प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 15। इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 15 इफ इट इज प्रूव्ड A that the arms or explosives or any other substance specified in said section was recovered from the possession of accused and there is a reason to believe that such arms, explosive or substance of similar nature were used in commission of such offense। मान लीजिए किसी के पास RDX मिल गया और उस तरह का कोई पदार्थ प्रयोग में लाया गया था किसी एक उसके कमीशन में, या फिर by the evidences of the expert, the fingerprints of the accused or any other definitive evidence suggesting the involvement of accused in the offense were found at the site of offense or anything including arms, vehicle used in connection etc with the commission of such offense। ऐसी दो कंडीशन में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, नॉट मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम unless the contrary is shown, ठीक है। तो ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन है कि यदि कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव किसी व्यक्ति के पास मिला है या फिर उसके फिंगरप्रिंट या और कोई भी डिसिसिव एविडेंस मिला है, गाड़ी मिली है, आर्म्स, एम्यूनेशन एक्सेट्रा उसके पास पाए गए हैं जिनसे अपराध कमिट हुआ, तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई वो उस आरोपी ने किया होगा ये अपराध, ठीक है। अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज शोन, ठीक है। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर लाए कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 43F की बात करें, ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन। द ऑफिसर इन्वेस्टिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP, Superintendent of Police, require any officer or authority of central government or state government or local authority or bank or company or firm or any other institution establishment, organization, individual etc to furnish information। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, इस्टेब्लिशमेंट, पुलिस ऑफिसर्स एक्सेट्रा से, सेंट्रल अथॉरिटी से, स्टेट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, ठीक है। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन? ऐसी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए या फिर यूजफुल होनी चाहिए इस एक्ट के पर्पसेस से। सब सेक्शन 2 कहता है यदि ऐसा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा फेल हो जाता है इन्फो देने में या फिर डेलिब्रेटली झूठी इंफॉर्मेशन देता है तो ऐसी अथॉरिटी को पनिशमेंट मिलेगा कितना? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ, ठीक है। तो दंड की भी प्रक्रिया यहाँ पर है। ऑब्वियसली कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उस केस में फाइन होगा, वरना कोई पर्सन होगा तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। सब सेक्शन 3 कहता है सब सेक्शन 2 वाले मामलों में यानी कि फॉल्स इन्फो देने में, इंफॉर्मेशन ना देने वाले जो केसेस हैं वो समरी केस जैसे लिए जाएंगे जैसा चैप्टर 22 में दिया गया है, एक्सेप्ट सब सेक्शन 2 ऑफ 262, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कैसे समरी केसेस जैसे उनको ट्राई किया जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं 44 पर। 44 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की। हमने प्रीवियस एक सेक्शन में देखा था कि विटनेस को डराना, धमकाना एक्सेट्रा भी एक अपराध बनता है इस एक्ट के अंडर, ठीक है। तो विटनेस की प्रोटेक्शन का भी यहाँ पर एक प्रोविजन दिया हुआ है। Notwithstanding anything contained in the court, the proceeding under this act may, for the reasons to be recorded in writing, be held in camera if the court so desire, ठीक है। ओपन कोर्ट में नहीं होगी, इन कैमरा होगी, यानी कि क्लोज कोर्ट में सिर्फ केस से रिलेटेड जो लोग होंगे उन्हीं की प्रेजेंस में प्रोसीडिंग्स होंगी, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरा, यदि कोई विटनेस एप्लीकेशन दे दे या फिर कोर्ट सुमोटो भी इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि भाई विटनेस की लाइफ जो है वो डेंजर में है, तो वो रीजन रिकॉर्ड करके आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ सच विटनेस को सीक्रेट रख सकती है। कोर्ट, न्यायालय सीक्रेट रखेगी उनकी आइडेंटिटी को और एड्रेस को फॉर पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। सब सेक्शन 3 देखते हैं। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2, द मेजर्स विच अ कोर्ट में टेक अंडर दैट सब सेक्शन मे इंक्लूड। और क्या क्या कर सकती है कोर्ट? नंबर 1, होल्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग एट द प्लेस टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। दूसरा, अवॉइडिंग द मेंशन ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस इन इट्स ऑर्डर और जजमेंट्स और एनी अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द केस एक्सेसिबल टू पब्लिक, यानी कि विटनेस की आइडेंटिटी और एड्रेस जजमेंट में भी सीक्रेट रखा जा सकता है कोर्ट के डिस्क्रिशन पर। थर्ड, इशूइंग ऑफ एनी डायरेक्शन फॉर सिक्योरिंग दैट आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस आर नॉट डिस्क्लोज। इस तरह के डायरेक्शन या ऑर्डर भी इशू कर सकता है कि भैया अखबार में ना छाप देना फला फला मुख्य गवाह है, ताकि उसकी लाइफ एक्सेट्रा डेंजर में ना रहे। डी, a decision that it is in public interest to order that all or any of the proceeding pending before such a court shall not be published in any manner, ठीक है। कोई भी सब जुडिस मामला, कोई भी पेंडिंग मामला या प्रोसीडिंग जो है वो ना पब्लिश की जाए अखबारों में एक्सेट्रा, ठीक है। ये डायरेक्शन दे सकता है। एंड इसका सब सेक्शन 4 कहता है जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रावेन करेगा इस तरह के किसी डायरेक्शन या ऑर्डर को, उसको सजा हो सकती है जो कि मैक्सिमम 3 साल की इम्प्रिजनमेंट, एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ध्यान देने वाली बात यहाँ है, और फाइन नहीं है, एंड फाइन है, ठीक है। अब आते हैं 45 पर। 45 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की। तो सब सेक्शन 1 जो है वो जनरल प्रोविजन है, वो कहता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 3 विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तभी कोर्ट मामले का संज्ञान ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के अंदर विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिन मामलों में स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेबल हो, ठीक है, या फिर किसी ऐसे मामले में जिसमें किसी फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट मामला हुआ हो, विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिया जा सकेगा कॉग्निजेंस, ठीक है। सब सेक्शन 2 इसका देखें जो एक अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी गिवन विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ओनली आफ्टर कंसीडरिंग द रिपोर्ट ऑफ सच अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जहां पर स्टेट गवर्नमेंट का एप्लीकेबल हो, सो स्टेट गवर्नमेंट विच शैल मेक एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द एविडेंस गैदर्ड इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड मेक अ रिकमेंडेशन विद इन सच टाइम as may be prescribed by central government or as the case may be by state government। कुल मिलाकर जल्द से जल्द
करना पड़ेगा, जितना जल्दी पॉसिबल हो वो सैंक्शन देना या रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये कह रहा है सबसेक्शन 2 नॉन जनरल सब प्रोविजन है। सेक्शन 46 पर आते हैं, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कलेक्टेड थ्रू द इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इंडियन एविडेंस के एविडेंस के साथ हार्मनी में इस सेक्शन को इंटरप्रेट किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा भी यदि कोई अन्य लॉ है जो एविडेंसेस या प्रोसीजरल पार्ट से डील करता है तो उनको भी कॉन्ट्रोवर्ट नहीं करेगा। क्या बात करता है, एनी एविडेंस कलेक्टेड थ्रू इंटरसेप्शन ऑफ वायर इलेक्ट्रॉनिक और ओरल कम्युनिकेशन अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट 2000 और एनी अदर लॉ shall be admissible as evidence against the accused in the court during trial of case, ठीक है। यानी कि जितने भी ये डिजिटल टाइप के एविडेंसेस हैं उनको भी एडमिसेबल माना गया है इस सेक्शन के अंतर्गत। लेकिन एक प्रोविजन दिया हुआ है, कॉन्टेंट्स ऑफ एनी वायर इलेक्ट्रॉनिक और ओरल कम्युनिकेशन इंटरसेप्टेड, यानी कि फ़ोन टैपिंग एक्सेट्रा, उन सारी वेज से यदि कोई इस तरह का एविडेंस निकाला गया है, shall not be received in evidence or otherwise disclosed in any trial, hearing or any other proceeding in any court unless each accused has been furnished with a copy of order of competent authority under the aforesaid law under which interception was directed not less than 10 days before trial, hearing or proceeding। यानी कि बताया जाएगा 10 दिन पहले कि भाई आपके फ़ोन्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए थे या फिर और भी जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मीडियम हैं वो आपके इंटरसेप्ट किए गए थे। तो 10 दिन का टाइम लिमिट आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। दूसरा प्रोविजन कहता है पीरियड ऑफ 10 days may be waived by judge trying the matter if he comes to the conclusion that it was not possible to furnish the accused with such order 10 days before trial, and the accused shall not be prejudiced by delay in receiving such order, ठीक है। यदि उनको लगता है कि ऑर्डर इस तरह का देना संभव नहीं है ना, और साथ ही साथ ऐसा 10 दिन के भीतर ऑर्डर ना देने से कोई पूर्व या कोई प्रेजुडिस नहीं होने वाला है अक्यूज के लिए, तो ये 10 डेज का पीरियड वेव ऑफ भी किया जा सकता है, ठीक है। 47 बात करता है बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की। So, same as otherwise expressly provided in this act, no proceedings taken under this act by central government or district magistrate or any officer authorized in this behalf by central government or DM shall be called in question in any civil court in any suit or application or by way of appeal or revision, and no jurisdiction shall be granted to any civil court or any other authority in respect of any action taken in good faith etc, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्रवाई है या फिर डीएम साहब ने कुछ प्रोसीड किया है तो उनके अगेंस्ट किसी भी सिविल कोर्ट में कोई मामला नहीं लाया जा सकेगा, ना एप्लीकेशन के द्वारा, ना अपील के द्वारा और ना ही रिवीजन के द्वारा। तो यहाँ से एक प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें ऑप्शन ए बी सी ये हो सकते हैं और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव को बार कर रखा है, सिविल कोर्ट को बार कर रखा है, ठीक है। सब सेक्शन 2 कहता है no civil court or any other authority shall have or to be entitled to exercise any jurisdiction power or authority in relation to matters referred in section 36। 36 सेक्शन जो दिया हुआ है उसके मामले में भी सिविल कोर्ट्स को बार किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं 48 पर, इफेक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स एक्सेट्रा इनकंसिस्टेंट विद एनी अदर इनएक्टमेंट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल हैव effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment etc etc etc। कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 49 पर आ जाते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यदि गुड फेथ में कोई एक्शन लिया गया है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा, सेंट्रल, स्टेट या एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम साहब या इस बिहाफ पर गवर्नमेंट या डीएम साहब के द्वारा अपॉइंटेड अथॉरिटी में, तो उनके अगेंस्ट कोई सूट या प्रोसिक्यूशन नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, कब? जब ऐसी प्रोसीडिंग गुड फेथ में होगी इस एक्ट के परसुएंस में। ठीक है, बी कहता है एनी सर्विंग और रिटायर्ड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और परपेट्रेटेड टू बी टेकन बाय हिम इन गुड फेथ इन कोर्स ऑफ एनी ऑपरेशन डायरेक्ट टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग टेररिज्म। ठीक है, यदि कोई भी ऐसा एक ऑर्डर था जिसमें ये ऑर्डर दिया गया था या ये डायरेक्ट किया गया था कि भाई टेररिज्म को कॉम्बैट करना है, उन मामले में गुड फेथ में एक्ट करने वाला कोई भी रिटायर्ड या सर्विंग मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस उसके अगेंस्ट भी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लाया जाएगा। ये कह रहा 49। ठीक है, 50 सेविंग क्लॉज है जो कहता है कि दूसरे कोई भी लॉज से, ठीक है, दूसरे किसी भी लॉज से किसी कोर्ट को या अथॉरिटी को जो पावर्स मिले हैं, जो ज्यूरिसडिक्शन मिला है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा ये लॉ। ठीक है, कौन से लॉज की बात करता है ये? नेवी, आर्मी और एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन के लॉज, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट एक्सेट्रा जो होते हैं, उनमें जो ज्यूरिसडिक्शन मिला होगा किसी अथॉरिटी को, उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा यूएपीए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 51 पे। इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट्स एंड आर्म्स लाइसेंस ऑफ पर्सन चार्ज शीटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट या फिर लाइसेंस ऐसे व्यक्ति का जिस पर चार्जशीट बन चुकी है या चार्जशीट में जिसका नाम है, तो ये माना जाएगा कि उसको इम्पाउंड कर दिया गया है। ठीक है, इम्पाउंड कर दिया गया है। 51 कहता है, 51A पर आ जाए। सर्टेन पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या क्या पावर मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के प्रिवेंशन और कोपिंग के लिए, फ्रीज करना, सीज करना, अटैच करना फंड्स या फिर दूसरे फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, किन किन के? जिन एंटिटीज़ या इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को शेड्यूल में रखा गया है, या फिर सस्पेक्टेड लोगों पर भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या? फ्रीजिंग, सीजर या अटैचमेंट। बी कहता है प्रोहिबिट एनी इंडिविजुअल और एंटिटी फ्रॉम मेकिंग एनी फंड्स, फाइनेंशियल असेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा be available for benefits of the individual or entities listed in schedule to order or any other person engaged or in suspected। ठीक है, किसी भी आदमी को रोका जा सकेगा कि भाई शेड्यूल में जो लोग या जिन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है उनकी आप कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते हो। सी प्रिवेंशन ऑफ एंट्री इनटू और ट्रांजिट थ्रू इंडिया ऑफ इंडिविजुअल्स लिस्टेड इन द शेड्यूल। ठीक है, यानी कि इंडियन टेरिटरी में एंटर होना या यहाँ से पास होने पर भी बैन किया जा सकेगा। नॉर्मल भाषा में जिसको हम तड़ी पार कह देते हैं ना, तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान से तड़ी पार किया जा रहा है कि आप भैया टेरिटरी में नहीं आओगे इंडिया के, ना ही यहाँ से पास हो सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान से आ रहे हैं और नेपाल जा रहे हैं वाया इंडिया, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, 52 बात करता है पावर टू मेक रूल्स की, किसके पास होगा? ऑफ कोर्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा। ठीक है, सारे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कैसे? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, किन किन मैटर पर वो रूल्स बना सकती है, ये बात दी हुई है सब सेक्शन 2 में। ए सर्विस ऑफ नोटिस और ऑर्डर्स इशूड और मेड अंडर दिस एक्ट एंड द मैनर इन विच सच नोटिस और ऑर्डर में बी सर्व्ड वेयर द पर्सन टू बी सर्व्ड इन कॉरपोरेशन, कंपनी और बैंक। किसी कॉरपोरेशन, कंपनी, बैंक या एसोसिएशन को ऑर्डर वगैरह किस मैनर में सर्व होंगे। ठीक है, ये सारे प्रोविजन जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। बी कहता है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ट्रिब्यूनल और अ डिस्ट्रिक्ट जज इन होल्डिंग एनी इंक्वायरी और डिस्पोजिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट, उससे रिलेटेड भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ फॉरफिटेड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 2, procedure for admission and disposal of an application under subsection 3 of section 36, qualification of the members of review committee। ठीक है, ध्यान रखिएगा रिव्यू कमेटी के चेयरमैन की क्वालिफिकेशन सेक्शन 37 में ही प्रोवाइडेड है। वो क्या क्वालिफिकेशन है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। Next है E, the time within which sanction for prosecution and recommendation to the central government shall be given under subsection 2 of section 45 and F बात करता है any other matter। हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था 45 में देखा था कि सैंक्शन लेना आवश्यक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और वो जल्द से जल्द देना पड़ेगा। तो ये जल्द से जल्द की व्याख्या इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इससे रिलेटेड रूल भी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 53 देखते हैं जो कि इस एक्ट का आखिरी सेक्शन है। ऑर्डर्स एंड रूल्स टू बी लेड डाउन बिफोर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी रूल्स सेक्शन 52 के अंतर्गत कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में टेबल करना पड़ेगा, उनको ले डाउन करना पड़ेगा और फिर दोनों हाउस उन पे चर्चा करेंगी। ठीक है, टाइम लिमिट भी एक इसमें दी हुई है, एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज इन सेशन। यानी कि यदि पार्लियामेंट सेशन में है तो जल्द से जल्द आपको उसे ले डाउन करना पड़ेगा पार्लियामेंट में फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी कि एक बार ले डाउन करने के बाद 30 दिन के भीतर उस पर बात होगी। कंप्राइज्ड इन वन सेशन और 2 इन मोर सक्सेसिव सेशंस। यानी कि ये 30 डेज का पीरियड ज़रूरी नहीं है सिंगल सेशन में ही हो, यदि 2 सेशन हैं तो उनमें भी वो काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन सेशन में होना ज़रूरी है पार्लियामेंट को। दैट इज जो प्रोरोगेशन पीरियड है वो काउंट इसमें नहीं होता है। And if before the expiry of session, immediately following the session or the successive session aforesaid, both houses agree in making modification in the order or rule, or both house agrees that the order or rule should not be made. Thirdly, the order or rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect। सिंपल सी बात है, जब पार्लियामेंट के पास ये ले डाउन किया जाएगा पार्लियामेंट 3 चीज़ें कर सकती है। नंबर 1, एज इट इज़ उसको रेटिफाई कर दे, रेटिफाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यों का त्यों पास मान लिया जाएगा। नंबर 2, मॉडिफाई कर दे, तो यदि दोनों हाउसेज मॉडिफाई कर देते हैं तो उस मॉडिफाइड फॉर्म में पास माना जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है डिसअप्रूव कर दे, है ना, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो एन्यूल कर दिया गया है। ठीक है, इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रेफर्ड टू इन एंट्री 33 ऑफ द शेड्यूल एंड एवरी अमेंडमेंट मेड टू दैट ऑर्डर शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज इन सेशन फॉर अ पीरियड ऑफ अगेन 30 डेज की ही बात कर रहा है, विच में बी कंप्राइज इन 1 or 2 और मोर सक्सेसिव सेशन। सेम बात है, बस ये एंट्री याद रख लीजिएगा, एंट्री 33 ऑफ द शेड्यूल की ये बात करता है। ठीक है, तो ये था हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके सारे सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। आई होप ये एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट इस एक्ट से रिलेटेड आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका वो डाउट क्लियर करने की। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो लोग भी एमपी या छत्तीसगढ़ एडीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये एक्ट आता हो। और अपने फीडबैक भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे।